भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर मन मचल मचल, तन सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन, ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। बंद हो गए, बंद हो गए।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजा। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं में। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा
भवसागर जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका आज कनेक्ट वन ट्रेनिंग के 50th डे में बहुत बहुत स्वागत है सभी भाई बहनों का। आज हम कुछ नई चीज़ें कनेक्ट वन में हमें कैसे करनी है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। आज तक तो हमने जाना कि कनेक्ट वन में एंट्रीज
चाहे वो कैश बुक में किसी भी चीज़ की एंट्री है वो हमें कैसे करनी है, हमने उसके बारे में जाना। चाहे वो नोटबुक एंट्री है, चाहे वो बैंक की एंट्री है, चाहे पर्सनल आइटम्स या फूड आइटम्स या सेंड टू हेडक्वार्टर, जो भी है इंटरनल ट्रांसफ़र, हमने उसके बारे में जाना। परंतु आज हम कुछ और चीज़ें, नई बातें जानने वाले हैं। जैसे हमें प्रिंटिंग कैसे करना है, चाहे वो कैश बुक है, पोता मेल है, जो भी हमें फाइनल ऑडिट के टाइम मधुबन में लेकर जाना होता है, उसको हमें कैसे प्रिंट आउट लेना है, या भंडारी जो हम हर महीने दिखाते हैं उसको हमें कैसे प्रिंट आउट लेना है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट को कैसे देखना है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे आइटम वाइज है, उसको कैसे देखना है। और इसके साथ साथ आज हम जानने वाले हैं जो अकाउंट एनालिसिस होता है, ऑडिट एक्शन होता है, या सेंटर स्पेसिफिक न्यूज़ जो आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं कि रिपोर्ट्स के बारे में। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि रिपोर्ट में कैसे देखना है हमें। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी हम कनेक्ट वन खोलते हैं तो हमें ये मेन्यू बार दिखाई जाती है ऊपर। हम देखते हैं स्टार्ट है, प्रोफाइल है, अकाउंट्स है, रिपोर्ट्स है, स्टेटमेंट, फैसिलिटी, ऑप्शंस एंड हेल्प। तो इसमें हर एक के अंडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो अभी हम जानेंगे कि रिपोर्ट्स के अंदर जितनी भी ये आइटम्स, चीज़ें बताई गई हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स से जानेंगे। तो सबसे पहले आता है रिपोर्ट्स में आइटम लिस्ट। अब ये आइटम लिस्ट क्या है? आइटम लिस्ट में जितनी भी आप देखेंगे कि हम जब कैश बुक में एंट्री करते हैं, और कैश बुक में एंट्री करते समय जब हम न्यू में जाते हैं और जो भी आइटम हमें चाहिए होती है उसका हम नाम डालते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो ये जो आइटम लिस्ट है, इसमें जितनी भी न्यू में, कैश बुक में जाकर न्यू में जितनी भी एंट्रीज हैं, आइटम्स हैं, चाहे वो स्पेक्स को ये फूड एक्सपेंसेस है, चाहे पर्सनल आइटम्स हैं, तो उन सब की लिस्ट इसमें ये दिखाई दे रही है। चाहे आप देखेंगे कि जैसे आर्ट गैलरी है, ऑटो फेयर है, बादाम पिस्ता है, बैग, मतलब जितनी भी कैश बुक में एंट्रीज करने के लिए जितनी भी आइटम्स हैं अभी तक जो भी उसमें दिखाई जाती हैं, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर हमें कोई भी चीज़ को सर्च करना है कि ये चीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ में F को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये बार खुल गया है। मान लो मुझे ये चेक करना है कि पेपर प्लेट इसमें है या नहीं है। मान लो मेरे पास एक बिल है पेपर प्लेट का, डिस्पोजेबल का, पेपर प्लेट्स का, तो मुझे चेक करना है कि इसमें कैश बुक में जितनी भी आइटम्स शो हो रही हैं उसमें पेपर प्लेट है या नहीं है। तो मैं पेपर प्लेट टाइप करूंगी तो आप देखेंगे कि पेपर प्लेट्स आ गया। तो इस लिस्ट से मुझे ये शो हो जाएगा कि कौन सी आइटम कैश बुक में एंट्री करने के लिए है आइटम या नहीं है। जैसे हम देखें, अगर हम फूड एक्सपेंसेस की बात करें, राजमा है, तो आप देखेंगे कि राजमा इसमें नहीं शो हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये जो एंट्री करनी है ये मुझे फूड एक्सपेंसेस में करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं शो होती हैं, तो फिर वो मुझे उसके बेसिस पर ही करनी है। जैसे अगर हम देखें कि पहले स्पेक्स का ऑप्शन होता था, जो भी ऑप्टिकल्स हम खरीदते थे तो उसका ऑप्शन होता था। अभी हम देखें उसको पर्सनल केयर में हम एंट्री करते हैं।
तो इसमें ये देखेंगे पर्सनल केयर, मेडिकल एड एंड कंज्यूमेबल करके दिखाया जाता है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आइटम्स नेम इसमें नहीं होते हैं। तो आइटम इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि इसमें आइटम्स कौन कौन सी है। जैसे हम टर्मरिक, हल्दी होती है, अगर हम टर्मरिक टाइप करेंगे तो इसमें नहीं आएगा। तो इसी बदले में अगर हम हल्दी टाइप करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हल्दी का नाम आता है। तो आइटम इंफॉर्मेशन हमें ये बताता है कि कैश बुक में एंट्रीज करने के लिए कौन कौन सी आइटम्स के नेम के साथ हम एंट्री कर सकते हैं और कौन सी आइटम इसमें नहीं है। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले आइटम लिस्ट, जिसमें हम ये इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है एसेट मूवमेंट रिपोर्ट। एसेट मूवमेंट रिपोर्ट क्या है, आप देखेंगे कि इस लिस्ट में तो शो नहीं हो रहा है। एसेट मूवमेंट लिस्ट या लॉग्स उसको कहते हैं जब आप किसी सेंटर से सब सेंटर के अंदर कोई चीज को ट्रांसफर करते हैं। अगर हम इसमें देखें, कोई भी चीज को जब हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफर करते हैं या सब सेंटर से सेंटर में कोई चीज, एसेट मतलब चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो मूवेबल है। फिक्स तो नहीं जा सकती, लेकिन मूवेबल में जैसे अलमीरा है या टेबल है, मान लो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जब जाती है चीज, तो उसका जो डिटेल है, जब एक सेंटर से दूसरे सेंटर में वो चीज जा रही है तो इसमें हम वो एंट्री जो है वो एसेट मूवमेंट लिस्ट में दिखाती है। या प्रॉपर्टी है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में वो ट्रांसफर होती है, तो इसलिए वो चीज हम इसमें शो होती है कि पूरे साल में आपने कितने एसेट्स को एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफर किया। जैसे अभी सेंटर में कुछ भी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं हुआ है इस साल में, तो वो शो नहीं करेगा। तो रिपोर्ट्स के एसेट्स में हम ये शो करते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में मतलब आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक साल के अंदर आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो शो करता है। और कंस्ट्रक्शन भी आप देखेंगे कि दो प्रकार का होता है। एक तो आप जमीन खरीदते हैं और उसके बाद उसमें मकान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वो बनाते हैं। दूसरा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी हमारे पास है और हम सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को मधुबन से इसके लिए परमिशन लेना होता है कि हम इस फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना होता है। तो कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में जैसे आप एक मकान को जब बनाते हैं तो उसके लिए आपने ईंट खरीदा या बजरी खरीदी या आयरन रोड खरीदा, ये सब जो भी आप खरीदते हैं तो उसका आपको शो करना होता है कैश बुक में। तो कैश बुक में आप जो शो करते हैं उसका जो डिटेल है उसका डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे आप लेबर है, कई बार हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को ही सब कुछ दे देते हैं, या हम उसको कई बार कहते हैं कि मटेरियल जो है वो हमारा होगा और जो लेबर होगी वो आपकी होगी। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो पूरे साल में सैंड है या स्टील है या कितना आया है, जैसे आप देखेंगे लेबर चार्जेस कितना लगा है या सीमेंट कितना आया है, तो ये पूरे साल में आपने कितना कंस्ट्रक्ट किया है वो उसके बारे में हमें इसमें शो करता है। तो ये जनरली फिक्स्ड एसेट होता है। तो इसमें हमें यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने एक व्यक्ति को, लेबर को या कॉन्ट्रैक्टर को हमने कितना पैसा दिया है, ताकि उसी बेस पर हम उसके ऊपर टीडीएस काट सके। तो पूरे साल का इसके अंदर हमें शो होता है। तो जितने पैसे में हम इसको बनाते हैं उससे हमारा वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो मधुबन में पता चल जाता है कि इस साल में इन्होंने इतने से कंस्ट्रक्ट किया है। दूसरा, हमें ये आइडिया हो जाता है कि एक फ्लोर को बनाने में हमें कितना पैसा लग रहा है। तो कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट बेसिकली हमें ये बताती है कि हमें किस एरिया को कंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा एक साल के अंदर लगा है। तो जितना अकाउंट में है, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि जितना हमारे अकाउंट में हमने कंस्ट्रक्शन को दिखाया हुआ है
उतना ही हमारे प्रैक्टिकल में होना चाहिए। अगर मैंने अकाउंट्स में एक ग्राउंड फ्लोर को दिखाया है तो एक्चुअल में भी बिल्डिंग में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर चेकिंग हो जाती है तो फिर वो मिसमैच हो जाता है, तो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जनरली कंस्ट्रक्शन में हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है 1 साल के अंदर वो उसको शो करता है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट है लोकेशन इंफॉर्मेशन। लोकेशन इंफॉर्मेशन में हमें ये बताता है कि जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है। जनरली अगर हम देखें कि अगर हम प्रोफाइल में कोर इंफॉर्मेशन खोलते हैं तो उसके अंदर भी हमें अपना जिस सेंटर पर प्रेजेंटली हम रह रहे हैं उसका एड्रेस हमें शो करता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बिल्डिंग एड्रेस शो हो रहा है, लोकेशन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शो होता है। तो ऐसे ही लोकेशन इंफॉर्मेशन में भी प्रेजेंटली आप जहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ की क्या इंफॉर्मेशन है वो उसके बारे में बताएगा। लाइक जैसे प्रॉपर्टी कैटेगरी क्या है, लीज पे है, कंस्ट्रक्टेड है, मेन सेंटर है, तो ये सब हमें लोकेशन में बताएगा। जैसे आप देखेंगे कि कई बार मकान जो होते हैं वो रेंटेड होते हैं, एक मकान शिफ्ट करते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन मधुबन में होती है। लेकिन हमें लोकेशन डिटेल में प्रेजेंटली आप जहाँ पर रह रहे हैं वो हमें शो करेगा कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की लोकेशन, मतलब करंट लोकेशन जो है जहाँ पर आप प्रेजेंटली अभी रह रहे हैं वो लोकेशन इसमें शो करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो अगर हमें कुछ भी चेकिंग करनी होती है तो हम इसके थ्रू चेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टी रिपोर्ट एंड पार्टी लेजर रिपोर्ट। ये दोनों सेम है। पार्टी रिपोर्ट में क्या होता है, जितनी भी पार्टीज को पार्टी को आपने पैसा दिया है, जैसे कई एंट्रीज ऐसी होती हैं जब आप किसी चीज़ की लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल की आप एंट्री करते हैं तो उसमें पार्टी नेम मांगता है, या टेलीफोन की एंट्री करते हैं उसमें पार्टी नेम मांगता है, या एक रेफ्रिजरेटर की या एक एसी की जब आप एंट्री करते हैं तो वो उसकी एंट्री करता है। तो पार्टी लिस्टिंग में आपने जितनी भी पार्टीज को पैसा दिया है वो शो होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें पूरी लिस्ट है, जैसे जिसका पार्टी नेम, जैसे गोयल आई इंस्टीट्यूट है, गैलेक्सी टोयोटा है, जैसे हम व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं या व्हीकल रिपेयरिंग कराते हैं तो उसको कितना पैसा गया है पार्टीज को वो इसमें शो होता है। तो 1 साल में आपने अगर जैसे एक हॉस्पिटल है, अगर आपने एक हॉस्पिटल में ही 30,000 से ऊपर किसी को पैसा दिया है उस हॉस्पिटल को, तो हमें उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है। तो हमें इस लिस्ट में ये शो हो जाता है कि 1 साल के अंदर आपने एक पार्टी को कितना पैसा दिया है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये राजन चैरिटेबल ट्रस्ट को ये इतना पैसा 10,330 रुपये इसमें गए हुए हैं। तो ऐसे इसमें हमें पार्टी की जितने भी पार्टीज को हमने पैसा दिया होता है, आप पार्टी तो समझ ही गए हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री करते हैं तो पार्टी में हमें BSCS या जो भी जिस भी उसका होता है उसका हमें एंट्री करना होता है। जैसे टेलीफोन का है, MTNL का होता है तो उसका हमें BSNL का होता है तो उसका हम पार्टी नेम डालते हैं। तो ऐसी जितनी भी पार्टीज वहाँ पर मैंडेटरी होती हैं वो सब लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाता है। तो अगर हमें सर्च करना है कि इस पार्टी को, कई बार क्या होता है जनरली हम एक ही दुकान से बार बार AC है या रेफ्रिजरेटर है बहुत सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो ये लिस्ट हमें ये शो करेगी कि 1 साल के अंदर आपने उससे क्या क्या खरीदा है। तो
तो यहाँ पर जैसे कंट्रोल F आप करेंगे तो यहाँ पर आप उसको जैसे डाल सकते हैं। उसके बाद जो पार्टी लेजर रिपोर्ट है, इसमें क्या है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए है पार्टी लेजर और पार्टी रिपोर्ट दोनों सेम है। जैसे इसमें कोई भी पार्टी को अगर आप सिलेक्ट, यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट शो हो रही है, तो उसमें आपको ये उसका जो भी डिटेल है वो आपको शो होगा कि एक साल के अंदर, जैसे ईपी इलेक्ट्रॉनिक्स पैराडाइज है, इसमें आपको फाइनेंशियल ईयर अगर हम करेंगे, फाइनेंशियल ईयर हमें करना होगा कि फाइनेंशियल ईयर के एक साल के अंदर आपने कितना पेमेंट किया है वो आपको इसमें शो होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, और पार्टी जो पहले वाली ऑप्शन हमने किया उसमें आपको पूरा लिस्ट शो हो रहा है, लेकिन इसमें आपको एक पर्टिकुलर पार्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फाइनेंशियल ईयर को चूज करना पड़ेगा, तब आप शो करेंगे। तो जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस 0 है, मतलब इस साल में इस पार्टी से हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है, तो इसलिए पार्टी रिपोर्ट और पार्टी लेजर रिपोर्ट सेम है। नेक्स्ट इज पर्पस रिपोर्ट। पर्पस रिपोर्ट क्या है, जैसे हम कोई भी एंट्री जब करते हैं तो जनरली बीकेएस में क्या होता है, उसका जो पर्पस होता है वो जर्नल होता है। हम सारी एंट्रीज जो करते हैं वो जर्नल में करते हैं, बट जो आरईआरएफ है या ट्रस्ट है उसमें हम जनरली जैसे आरईआरएफ में हम एजुकेशन विंग का प्रोग्राम दिखाते हैं, या फिर हम उसमें सिक्योरिटी विंग का, मेडिकल विंग का, जो भी हम विंग्स के प्रोग्राम करते हैं उसमें हम वो दिखाते हैं। और बीकेएस में जनरली कम होता है, होली के प्रोग्राम होते हैं या स्मृति दिवस है, मम्मा डे है, जनरली उसमें कम होता है। लेकिन हमारा जो पर्पस जनरली बीकेएस में, बीके में होता है वो हमारा जर्नल होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जितना भी खर्चा शो हो रहा है इसका जो पर्पस है वो जर्नल है। तो इसमें जर्नल में ये शो कर रहा है कि एक साल के अंदर आपका कितना खर्चा हुआ है। जैसे ये जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी पर अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई खर्चा नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो जन्माष्टमी है ये पूरे ईयर में ये 0 शो हो रहा है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। मम्मा डे में देखेंगे तो इसमें भी कोई नहीं है। तो जनरली हमारा जो बीके में होता है वो जनरल पर्पस होता है। तो इसमें इस रिपोर्ट में आपको ये दिखाएगा कि कितना आपने जर्नल में अपना खर्चा किया है। अगर हम आरईआरएफ में देखें, आरईआरएफ का खुला हुआ नहीं है, अगर हम आरईआरएफ में देखें तो हम उस आरईआरएफ में हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें मतलब रक्षाबंधन के ऊपर या एजुकेशन विंग के ऊपर, या उसमें भी जर्नल होता है, तो उसमें हमने कितना खर्चा किया है वो हमें इसमें शो करेगा। तो हमें इसमें यही पता चलता है कि हमने कितना खर्चा किस पर्पस के साथ किया है, तो वो हम देख सकते हैं। तो अभी हम आरईआरएफ में अगर देखें कि आरईआरएफ में जैसे यहाँ का अकाउंट है, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि एजुकेशन विंग में कितना खर्चा हुआ पूरे साल में और जर्नल खर्चा हमारा कितना हुआ। तो ऐसे ही हम जनरली हम आरईआरएफ में जर्नल शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये विंग्स जो आरईआरएफ बना है वो किसी ना किसी विंग के लिए ही बना हुआ है। तो अगर हम इसमें पर्पस रिपोर्ट चेक करें तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे इसमें एजुकेशन प्रोग्राम हुए हैं, तो हमने एजुकेशन प्रोग्राम में आप देखिए ये सब खर्चे शो हो रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक विंग के जो जो प्रोग्राम हम करते हैं जनरली वो शो होते हैं। तो पर्पस मतलब आपने किस पर्पस से ये प्रोग्राम किया है, ये उसका रिपोर्ट शो हो रहा है। तो रिपोर्ट में क्या है कि जो भी आप ओवरऑल पूरे साल में कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, चाहे वो आइटम्स हैं, चाहे वो एसेट्स हैं, चाहे किस पर्पस से कर रहे हैं, वो सब रिपोर्ट हमें यहाँ पर शो करता है। रिपोर्ट का इतना ही मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो काम अभी आपका
चल रहा है। जैसे कई बार हम अलमीरा खरीदते हैं या संदली खरीदते हैं, टेबल खरीदते हैं। जब हम ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं अलमीरा के नाम से या टेबल के नाम से, परंतु कई बार हम प्लाई खरीदते हैं, सरमाइका खरीदते हैं और उसके बाद हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो 3 आइटम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, संदली है, सेंटर टेबल है, अलमीरा है। तो हमने प्लाईवुड खरीदा, उसके बाद हमने उसको बनाया, तो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कितना सामान और क्या आइटम बनाया है, तो ये इसके बारे में हमें बताता है। क्योंकि जनरली हमारे पास 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक है फिक्स्ड एसेट और एक है मूवेबल एसेट। फिक्स्ड एसेट लाइक जैसे हमने किचन में हम अलमारियां बनाते हैं तो वो फिक्स्ड है, वो दीवार में फिक्स्ड है। बट मूवेबल एसेट्स क्या होते हैं, जो चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं उसको हम मूवेबल एसेट्स कहते हैं। तो जो चीज अभी वर्किंग में है, मतलब प्लाईवुड यूज करके, लेबर को यूज करके, कारपेंटर को यूज करके हम उन चीजों को बना रहे हैं, तो वो WIP में शो होता है। और जब वो चीज बन जाती है तो फिर WIP को हमें 0 शो करना होता है कि जो चीज हमने बनानी चालू की थी वो चीज बन गई है। तो WIP की एंट्री कैसे करनी है वो आपने पीछे जाना ही होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि सब 0 शो हो रहा है, मतलब कोई भी चीज को जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम इस चीज को यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसी वो चीज बन जाती है तो वो चीज हमारा वहां पर चला जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि मूवेबल फर्नीचर है, इसमें ये सब इसमें शो हो रहा है। तो ऐसे ही जो चीज बनती है वो मूवेबल एसेट में चली जाएगी और जो चीज फिक्स्ड होती है वो फिक्स्ड एसेट में वहां पर चली जाती है। तो इसलिए हम WIP की रिपोर्ट में इसको ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेली बैलेंस। डेली बैलेंस में क्या है, हमने रोज का कितना खर्चा किया। इसमें भी डेली बैलेंस में भी 2 चीजें, एक है कैश और एक है बैंक। हमें दोनों चीजों को चेक करना। कैश में हमारे पास हर महीने का भी हम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टर का भी चेक कर सकते हैं, सेकंड क्वार्टर का भी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट हाफ ईयरली या सेकंड हाफ ईयरली, 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर या स्पेसिफिक पीरियड का। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं कि कितना हमारे पास पैसा आया और कितना हमारे पास पैसा गया। तो नेगेटिव बैलेंस है या पॉजिटिव बैलेंस है। कई बार क्या होता है, जनरली बहनें क्या करती हैं कि भंडारी अकॉर्डिंग टू होना परफेक्शन चाहिए, खर्चे पे खर्चा शो होता रहता है, परंतु और जो मतलब इनकम है वो कम होती है, जिसके कारण इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो हमारा माइनस में आता है। तो कैश में हमें ये शो करता है कि आपके पास कितना एक महीने में आया है और गया है। जैसे अगर आप इसमें देखें, कैश में जाएंगे और फिर ऑन स्क्रीन पे जा सकते हैं या प्रिंटेबल फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे आपने एक महीने का कैश चेक करना है और प्रिंटेबल फॉर्म में देखना है, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये बताएगा कि एक महीने में आपके पास कितना आया है और कितना गया है। तो इसमें ये हमें शो करेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें ये शो कर रहा है कि एक महीने में आपके पास कितना आया है और कितना गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको ये पूरा क्लियर करके इसमें प्रिंटेबल फॉर्म में अगर आप ऑन स्क्रीन भी करेंगे तो आपको उसमें भी ये शो होगा। उसके बाद अगर हम इसको दूसरे वे में देखें कि नेगेटिव जो है वो कैसे शो होता है, तो हम इसमें चेक करेंगे। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के बाद कैश में जाएंगे,
कैश में ऑन स्क्रीन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि हमने खर्चे तो शो किए हुए हैं परंतु इनकम हमारी शो नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैलेंस है वो हमारा माइनस में शो हो रहा है। कई बार ये माइनस का साइन इसके आगे आता है और कई बार इसके आगे ब्रैकेट आती है। तो ब्रैकेट भी अगर इसमें आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में है। तो अगर हमारा बैलेंस माइनस में है तो आप अपने अकाउंट को सबमिट भी नहीं कर पाएंगे, आपको वो शो करेगा कि आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है। और अगर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका जो प्रिंट आउट है वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपकी चेकिंग के लिए है कि मेरा जो बैलेंस है वो सही आ रहा है या नहीं। ये तभी आपको चेक करना है जब इसकी ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट सही चल रहा है, आपके मुताबिक जितना इनकम है उससे कम खर्चा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप कैश को चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। और बैंक को अगर आपको चेक करना है हर महीने का कि मेरा जो बैंक बैलेंस है हर महीने वो सही आ रहा है या नहीं, तो आप इसके थ्रू बैंक में गए, फाइनेंशियल ईयर का करना है या एक महीने का करना है वो आप चेक कर सकते हैं। और प्रिंटेबल फॉर्म में अब आप इसको, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 बैंक्स हैं, अगर आपके पास एक बैंक है तो आपको चूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 2 बैंक्स है तो हम चूज करते हैं तो आपके पास अभी ये पूरा लिस्ट खुल जाएगा एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का कि आपको इसमें क्या क्या एंट्रीज आपने की हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको शो हो रहा है। तो आपको ये हर महीने पूरे साल का इसमें बैंक स्टेटमेंट इसमें शो हो रहा है। तो आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं पासबुक के साथ अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसको टैली कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कोई एंट्री छूट जाती है या गलत एंट्री हो जाती है। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको दिखा रहा है, तो इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल के या ऐसे ही आप अपनी पासबुक के साथ इसको टैली कर सकते हैं। तो डेली बैलेंस मतलब डेली में आपके पास जो खर्चा हो रहा है या जो इनकम आ रही है या बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेट इंश्योरेंस वैल्यू ब्रेकअप। एसेट इंश्योरेंस में अगर हम पहले समय पर देखें कि पहले समय पर हमारे पास संस्था का इंश्योरेंस होता था। और हम अगर आप सबको याद हो, जो भी दीदियां पुरानी अकाउंट्स को कर रही हैं, तो उस टाइम पर हम सबको एक फॉर्म भरकर देना होता था कि आपके सेंटर पर कितनी चीज़ें हैं, कितनी अलमीरा है, कितनी कपड़े हैं, ये सब हम उनको भरकर देते थे क्योंकि इंश्योरेंस होता था। क्योंकि कल को अगर कोई भी चीज़ सेंटर पर दुर्घटना हो जाती है तो वो हमें इंश्योरेंस के थ्रू उस पैसा जो था वो मिलता था। तो एसेट इंश्योरेंस वैल्यू अभी इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इंश्योरेंस अभी संस्था का नहीं होता है, तो इसलिए हर चीज़ का इंश्योरेंस वैल्यू होता था जो भी एसेट था। तो इसमें हम अभी आप देखेंगे कि एसेट इंश्योरेंस इसमें प्रॉपर्टी जो है उसका हमें शो हो रहा है अब, लेकिन इसकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। यूटिलाइजेशन मतलब जितना आपके पास पूरे साल में इनकम आई उसके ऊपर आपने कितने % खर्चा किया है। जैसे आप देखें कि पूरे साल में एक सेंटर का जो यूटिलाइजेशन दिखा रहा है कि आपके पास जितनी इनकम आई और आपने जितना खर्चा किया उसका 70.73% अप्रॉक्स खर्चा हुआ है। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर संस्था का, लाइक बीके अगर एक संस्था है तो बीके का हमें पूरे साल में 85% खर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी जो संस्था है वो प्रॉफिट अर्निंग संस्था नहीं है, तो अगर हम 85% खर्चा पूरा साल का एक संस्था, एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं, पूरी संस्था अगर 85% खर्चा नहीं करती है तो हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो
कोई बड़ा सेंटर है उसका ज़्यादा खर्चा होता है, मान लो किसी सेंटर का कम खर्चा होता है, तो वो बैलेंस्ड हो जाता है। परंतु हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है। तभी आप देखेंगे कि ललित भाई ने इस बार मीटिंग में, जो हमारी मीटिंग होती है हर रोज़, तो उसमें भाई साहब ने हमें ये कहा था कि जो भी सेंटर्स के अकाउंट हैं, चाहे वो RERF के हैं, चाहे ट्रस्ट के हैं, जो भी यूज़ नहीं हो रहे हैं वो हमें बताएं ताकि हम उनको क्लोज कर सके। क्यों? क्योंकि फिर वो हमें अगर हम खर्चा नहीं दिखाएंगे तो वो फिर हमें टोटल यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कोई भी संस्था का हमें टोटल यूटिलाइजेशन 85% होना ज़रूरी है। इसलिए हम डोनेशन को कॉर्पस में दिखाते हैं। तो इसलिए हमें यूटिलाइजेशन में हम अपने सेंटर का ये चेक कर सकते हैं कि पूरे साल में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में जनरली हम पूरे साल में हमें हमारा डेली बैलेंस क्या है, या एसेट्स इंश्योरेंस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको हम चेक करने के लिए ये रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें जो भी जब हमारा अकाउंट्स फाइनल हो जाता है तो हम उसके प्रिंट आउट्स कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंट एनालिसिस क्या है, ऑडिट एक्शन क्या है, सेंटर स्पेसिफिक न्यूज़ क्या है। क्योंकि जब तक आपका अकाउंट एनालिसिस में कुछ इश्यूज होंगे या ऑडिट एक्शन में आपके कुछ इश्यूज क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप उनका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। तो अकाउंट एनालिसिस क्या है, अगर आप स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में आपको अकाउंट एनालिसिस शो होगा। तो अकाउंट एनालिसिस में आपको शो करता है क्या आपको रिमाइंडर शो करता है, आपने जो गलत किया है वो आपको बताता है, या आपका कुछ पेंडिंग है, या आपको काउंटर चेकिंग करने के लिए ये इसमें शो करता है। जनरली रिमाइंडर में आपको ये शो करेगा जैसे आपकी कोई FD है, इन फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ में आपकी कोई FD रिन्यू होने वाली है, या आप देखेंगे कि आपका कोई गाड़ी का इंश्योरेंस है जो नेक्स्ट मंथ में आपका ड्यू होने वाला है, या आपका ऑलरेडी ड्यू हो चुका है और आपने उसकी एंट्री नहीं की है, तो वो भी अकाउंट एनालाइज, मतलब आपने जो अभी तक अकाउंट किया है, कैश बुक में जितनी भी एंट्रीज की है वो उसको एनालाइज कर रहा है, या फ्यूचर में आपकी जो भी एंट्रीज होने वाली हैं जो कंपल्सरी है वो आपको शो करता है। कई बार आप देखेंगे कि आप व्हीकल इंश्योरेंस की एंट्री कर भी देते हैं, लेकिन आप प्रोफाइल में व्हीकल में जाकर के उसको अपडेट नहीं करते हैं। जैसे उसका जो एक्सपायरी डेट है, जैसे ये गाड़ी है इंश्योरेंस, अगर हम यहाँ पर भी इसको जाकर के अपडेट नहीं करते हैं, पॉलिसी नंबर और एक्सपायरी डेट, अगर यहाँ पर भी आप उसको मतलब अपडेट नहीं करेंगे, भला आपने कैश बुक में एंट्री कर दिया है तो भी ये आपको इसमें शो करता रहेगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर, FDs के ऊपर या रेगुलर कोई हम पेमेंट करते हैं तो वो उसके ऊपर हमें ये शो करेगा। और सेकेंडली कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे अगर आप इसमें देखें, कोई भी पार्टी को हम 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट किया है तो अकाउंट एनालिसिस में भी वो आपको शो करेगा। जैसे इसमें लिखा है कि एक पार्टी को आप 10,000 से ऊपर एक दिन में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, या आपने अकाउंट सबमिट नहीं किया है, 5 तारीख से पहले हमें अकाउंट सबमिट करना होता है, तो ये उसके बारे में हमें शो करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमें यहाँ पर शो करता है। या आप देखेंगे कि जैसे BK में हम किसी भी कंपनी का चेक नहीं ले सकते हैं। अगर आपने एड्रेस बुक में उस व्यक्ति के पैन नंबर में 4th लेटर P नहीं है, F है या C है, तो ये आपको अकाउंट एनालिसिस में शो करेगा कि आपने रॉन्ग एंट्री या कंपनी के नाम से एंट्री की है। या आपने जैसे कैश का हम भंडारी दिखाते हैं, अभी तो दूसरा फॉर्म आ गया है जिसमें आपको उसका डिनोमिनेशन लिखना ही है, कितने कितने नोट हैं, पहले उसका भी शो करता था। या नोटबुक में आपने 5,000 से ऊपर, जहाँ पर हम मिल्क का,
वेजिटेबल्स का डिटेल दिखाते हैं, वहाँ पर अगर आपका कुछ 5,000 से ऊपर आपका कैश पेमेंट हो रहा है वो आपको शो करेगा। या कई बार क्या होता है कि हम एक ही एंट्री को गलती से 2 बार दिखा देते हैं, या कलेक्शन बॉक्स जो है वो एक ही सेम डेट में हम 2 एंट्रीज गलती से कर देते हैं, तो वो हम सबको वो अकाउंट एनालिसिस में शो करता है। कई बार अभी जैसे हम बैंक में जाते हैं तो पैसा जमा करते हैं, तो अभी तो ग्रीन कार्ड है, तो कई बार क्या होता है, मान लो मुझे 50,000 जमा करना है, तो कई बार बैंक वाले 50,000 इकट्ठा नहीं लेते हैं और वो 2 बार एक ही दिन में 2 बार पैसे को जमा करते हैं। लाइक 25,000 को एक बार करेंगे, सेम डेट में उसी टाइम दूसरे 25,000 को जमा करेंगे। तो वो गलत नहीं है, परंतु वो अकाउंट एनालिसिस में आपको ये शो कर रहा है कि आपने 2 बार कैश को डिपॉजिट किया है। तो कैश डिपॉजिट कई बार मशीन में भी होता है, तो ये गलत नहीं है, बट अकाउंट एनालिसिस में आपको ये शो कर रहा है कि आप एक बार इसको ज़रूर चेक करें कि आपको इसको देखना है। तो लेकिन इसकी जो एंट्री है, भला आप 2 बार आपका पासबुक में एंट्री हो रहा है, 25,000 भी एक ही डेट में हो रहा है, नेक्स्ट 25,000 भी उसी डेट में हो रहा है, परंतु आपको एंट्री जो है वो एक ही करनी है, दोनों को जोड़कर नरेशन में आपको लिख देना है कि 25,000 प्लस 25,000, तो वो क्लियर आपको हो जाएगा। और अकाउंट एनालिसिस में हमें जैसे आप देखेंगे कि जो हम एड्रेस बुक में कोई भी पार्टी का या कोई भी व्यक्ति का नाम जब ऐड करते हैं, अगर वो 3 अल्फाबेट्स हैं, लाइक राज है, या हम CSD मतलब कैंटीन सेल डिवीजन का हम बिल ऐड करते हैं, उसका पार्टी नेम डालते हैं, अगर वो 3 ही अल्फाबेट का नेम है तो वो भी आपको अकाउंट एनालिसिस में शो करेगा, क्योंकि वो उसमें 3 अल्फाबेट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर वो CSD है तो आप उसको कैंटीन सेल डिवीजन करके लिख सकते हैं, या किसी का नाम राज है तो आप उसके आगे मिस्टर मिसेस जो भी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंट एनालिसिस में हमें शो करता है, जैसे आप देखेंगे कि इसमें हमें शो कर रहा है अकाउंट रिस्पॉन्सिबल, जैसे इसमें फर्स्ट इंचार्ज शो हो रहा है और जो अकाउंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम शो हो रहा है। तो कई बार ये इसलिए शो होता है, अगर आपने बड़ी दीदी का, जो भी आपकी इंचार्ज बहन है, उनका आपने मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर या ईमेल आईडी को अगर उसमें नहीं किया है, तो वो फिर आप प्रोफाइल में जाकर के कोर इन्फॉर्मेशन में आपको उसका डिटेल डालना होता है। तो ये इसलिए शो होता है कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, या इंटरेस्ट जैसे हमें हर 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट लेना होता है, तो उसमें हमें ये शो करता है कि हर 3 महीने में आपने इंटरेस्ट लिया है या नहीं। तो 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, तो 4 बार इंटरेस्ट आना चाहिए। तो ये हमें अकाउंट एनालिसिस में इसमें शो करता है। तो इसलिए हमें जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अगर आप देखें कि इस बार जो भी बहन भाइयों को कॉल किया गया कि आप अपने अकाउंट्स को सबमिट कीजिए या उसको अपलोड कीजिए, तो कनेक्ट वन में सही इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण बहनों से सही तरह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए टाइम टू टाइम आप अपना डिटेल्स को अपडेट करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप मान लो कोई सेंटर हाउस रेंट पे है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर अकाउंट एनालिसिस में हमें शो करता है। तो अकाउंट एनालिसिस बेसिकली हमने जो जो कैश बुक में एंट्रीज की हैं वो उसको एनालाइज करता है, हमें रिमाइंडर देता है, या हमने जो छोटी छोटी गलतियां की हैं उसके बारे में हमें बताता है, और जो भी इंफॉर्मेशन है हमने नहीं भरी है वो उसके बारे में हमें बताता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, मान लो किसी बहन को ट्रेन टिकट हमने कराया है तो हम पार्टी में उस बहन का नाम डाल देते हैं। जनरली पार्टी हमने उस बहन या भाई को पैसा नहीं दिया है, हमने IRCTC को पैसा दिया है। तो इसमें तभी आप देखेंगे इसमें दिखा रहे हैं एंट्रीज विद इनकरेक्ट
पार्टी नेम। तो ये पार्टी नेम गलत है क्योंकि हमने ट्रेन टिकट का पैसा भल हमने ऑफिशियली मतलब एक बहन ने टिकट कराया, हमने उसको पैसा दिया, परंतु वो पैसा जनरली IRCTC को गया है। तो इसीलिए हमें ये चीज का ध्यान देना है। उसको हमें नरेशन में डाल सकते हैं कि हमने फलानी बहन को पैसा दिया है, परंतु एक्चुअल में वो जो पेमेंट हुआ है वो IRCTC को हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इसमें दिखाता है। उसके बाद आता है ऑडिट एक्शन। ऑडिट एक्शन मतलब जो भी मधुबन में ऑडिट हुआ है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, हमें रिमाइंडर देता है, और जो भी हमने गलतियां की हैं, जो हमारा ऑडिट हो चुका है ऑलरेडी, उसमें हमने क्या क्या गलतियां की हैं उसको हमें कैसे करेक्ट करना है, या हम कहीं मधुबन में हमें क्या ले जाना है। जैसे आप सबको पता ही है कि अभी भाई साहब ने जैसे कहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज के पेपर हैं ओरिजिनल वो आपको मधुबन में सबमिट करने हैं। तो इस सेंटर की जो बिल्डिंग है वो किसी और ट्रस्ट के नाम पर है, इसलिए इसमें शो नहीं हो रहा है। तो अगर जैसे प्रॉपर्टी पेपर है आपको मधुबन ले जाने हैं, या रजिस्ट्रेशन आपका अभी नहीं हुआ है बिल्डिंग का, तो इन फ्यूचर में वो खुलने वाला है, तो वो रिमाइंडर में हमें शो होता रहेगा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आप कराइए, या हमने बैंक रेजोल्यूशन के लिए मधुबन से लिया है लेटर और अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, तो तब भी वो हमें रिमाइंडर में शो होता रहेगा। या कई बार हमारा जो ऑडिट हो चुका है, हमने डोनेशन लेटर है या कलेक्शन बॉक्स है बहनों के साइन नहीं कराए हैं, या नॉन GST डिक्लेरेशन फॉर्म हमने नहीं लिया है, तो वो सब हमें यहाँ पर ऑडिट एक्शन में एज अ रिमाइंडर दिखाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि पर्टिकुलर सब डिटेल दिखाएगा, किस डेट में आपका ऑडिट एक्शन डाला गया, किस ऑडिटर ने डाला, उसका टाइटल क्या है, और क्या कारण था जिसके कारण आपको वो चीज को जमा करना है, और क्या चीज को जमा करना है वो चीज इसमें दिखाएगा। और जब तक आप उसमें सेंटर रिमार्क्स में क्या इन फ्यूचर में हम जमा करेंगे या क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप इस सेंटर रिमार्क्स में इसको मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपके फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे। तो ऑडिट एक्शन बेसिकली हमने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या हमें करेक्ट करना है, या हमने RC मधुबन में मांगी जाती है, जैसे आप देखेंगे RC कॉपी इज नॉट क्लियर प्लीज सबमिट फ्रेश RC। तो जब तक आप इस सेंटर रिमार्क्स में इसको पढ़कर इसमें सेंटर रिमार्क्स में जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमारे फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे। तो इसमें जो जो चीजें हमें करेक्ट करनी है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन इसमें आती है। उसके बाद अगर हम देखें कि पर्टिकुलर सेंटर स्पेसिफिक न्यूज, सेंटर स्पेसिफिक न्यूज में अगर हम देखें, जैसे ही हम सेंटर को खोलते हैं, जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर सेंटर को खोलेंगे और खोलने के बाद तुरंत वो आपको एक सेंटर स्पेसिफिक न्यूज उसमें आती है, और वो जो न्यूज होती है वो पर्टिकुलर सेंटर के लिए होती है। हर एक सेंटर के लिए जो न्यूज होगी, लाइक अगर आंध्र प्रदेश है उसका ऑडिट डेट अलग है, दिल्ली का ऑडिट डेट जो होता है वो अलग होता है। तो सेंटर स्पेसिफिक न्यूज पर्टिकुलर किसी सेंटर के लिए हमें इसमें शो होगा। तो इसमें हमें बताएगा कि आपका ऑडिट जो है, जैसे जनरली ऑडिट पीरियड आपका क्या है, वो कब होने वाला है वो शो करता है, या किसी कारण से कनेक्ट वन पीछे से बंद कर दिया जाता है, इसको कहते हैं लेटेस्ट सेंटर नोटिफिकेशन। यह है सेंटर स्पेसिफिक न्यूज, पर्टिकुलर सेंटर के लिए क्या इंफॉर्मेशन है वो इसमें बताया जाता है। जैसे दिल्ली का जो ऑडिट है वो 6 अगस्त से 11 अगस्त तक है, तो ये पर्टिकुलर सेंटर के लिए होता है कि आपका ऑडिट कब हो रहा है, या कई बार किसी कारण से पर्टिकुलर सेंटर का कनेक्ट वन पीछे से बंद कर दिया जाता है। तो वो सब न्यूज़ जो हमें इंफॉर्मेशन है वो इसमें शो होती है। और ये इसका सबसे बेस्ट वे है कि जब भी आप कनेक्ट वन खोलते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ हमारे पास खुलती है, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि हमें इसके बारे में कैसे करना है। अभी नेक्स्ट है
एक्शन कैसे सेंटर ऑडिट एक्शन कई पूछ रहे हैं कि ऑडिट एक्शन का हमें जवाब कैसे देना है। तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए ये ऑडिट एक्शन है, आपको इसका रिप्लाई करना है। तो इस पे जैसे ही सेंटर रिमार्क्स वाले कॉलम में जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ये सेंटर रिमार्क्स शो हो रहा है। किसी भी पर्टिकुलर ऑडिट एक्शन के सेंटर रिमार्क्स के ऊपर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इसमें सेंटर रिमार्क्स शो हो रहा है। तो सेंटर रिमार्क्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना है कि जो भी वजह आपकी है। तो फिर उसके बाद आप सेव करेंगे तो वो डिटेल इसमें शो हो जाएगी। तो ऐसे आप इसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान देना है, अगर आपने ऑडिट एक्शन में इसका नहीं किया है तब तक आपके फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे। अभी हम जानते हैं कि प्रिंट आउट कैसे निकालने हैं। हमने सब कुछ चेक किया, ऑडिट एक्शन भी चेक किया, सेंटर स्पेसिफिक न्यूज़ भी चेक किया, अकाउंट एनालिसिस भी चेक किया। अभी हम जानते हैं कि हमें प्रिंट आउट कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्टेटमेंट में जाकर के हमें कैश बुक कैसे प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि कैश बुक कैसे प्रिंट करनी है। इसमें आप देखेंगे कि जब हमारी बाइंडिंग होती है, हर साल में हमें एक बाइंडिंग करानी होती है जिसको हार्ड बाइंडिंग में हमें बाइंडिंग होता है, और या हमें ऑडिट के लिए हमें प्रिंट आउट निकालने होते हैं तो वो हमें ले जाने होते हैं। तो सबसे पहले हमें कैश बुक या बाइंडिंग के लिए या ऑडिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है वो सब आता ही है हमें प्रिंट आउट के लिए। बट अभी मैं बताऊंगी कि प्रिंट आउट हमें कैसे लेना है। तो जनरली हमारा जो प्रिंट आउट होता है वो या तो 6 महीने का होता है या 9 महीने का होता है या 3 महीने का होता है, और चौथा पूरे साल का जब हम बाइंडिंग कराते हैं तो हमें उसका प्रिंट आउट लेना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि कैश बुक हमें कैसे प्रिंट करनी है। तो कैश बुक को प्रिंट करने के लिए हम स्टेटमेंट में जाएंगे और उसके बाद कैश बुक। तो कैश बुक में आप देखेंगे जनरली हमें हर महीने का निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वो हर महीने का यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जैसे तीन महीने का भी इसमें आप प्रिंट आउट, फर्स्ट क्वार्टर में जैसे अप्रैल टू जून है, सेकंड क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर है, देन अक्टूबर टू दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर में जनवरी टू मार्च। तो जैसे आपको कहा या तो 6 महीने का जनरली हमारा ऑडिट होता है, या 9 महीने का, या 3 महीने का, या जब बाइंडिंग हमें करानी होती है तो हम पूरे साल में हम उसको करते हैं। तो जैसे हम मान के चलिए फर्स्ट हाफ ईयरली 6 महीने का हमें प्रिंट आउट लेना है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट हाफ ईयरली हम यहाँ पर चूज करेंगे, फिर अप्रैल टू सितंबर तक का हम ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कैश बुक निकलेगा। फिर हम इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरे 6 महीने का हमारे पास जो भी हमने कैश बुक में चाहे कैश की चाहे बैंक की जो हमने एंट्रीज की हैं वो हम यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, क्विक प्रिंट, या अगर मान लो आपके पास एक ही प्रिंटर है तो आप क्विक प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस पर ले लेगा, या अगर आपके पास 2-3 प्रिंटर है आपको चूज करना है तो वो आप यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जो कैश बुक है वो प्रिंट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है पोता मेल। जनरली पोता मेल जो होता है, जितने भी महीने का हमें ऑडिट वहाँ पर करना होता है मधुबन का में, उतने ही महीने का हम पोता मेल निकालते हैं, लेकिन लास्ट में हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का पोता मेल निकालना होता है। तो ऐसे ही पोता मेल निकालने के लिए हमें 9 मंथ्स का या 6 मंथ्स का या पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम यहाँ से पोता मेल, जिस पोता मेल में हमें ये शो होता है कि आपके
पास जो कैश है या गॉडली सर्विसेज हैं या आपका जो भी खर्चे उसमें हुए हैं पोता मेल में, हमें क्या आया है, क्या गया है, क्या इनकम हुई, क्या खर्चा हुआ, वो सब हमें शो होता है। तो पोता मेल अगर 6 महीने का है या 9 महीने का है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा पोता मेल यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ऐसे ही आपको जब प्रिंट लेना है तो ये प्रिंट की ऑप्शन है, तो क्विक प्रिंट भी है और सिंपल प्रिंट भी है। तो जो आप इसमें प्रिंट लेना चाहें उस ऑप्शन से आप इसमें प्रिंट ले सकते हैं। तो कई बार जनरली क्या होता है कि 2 पेज पर ये शो होता है, जैसे यहाँ तो बड़ा है तो 2 पेज पे शो होता है, एक पेज पर तो सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है और दूसरे पर मतलब बहन के साइन आते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उस साइन को आप उसी फॉर्म पर भी करा सकते हैं या उसका PDF भी आप बना सकते हैं इन फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए आपको सेव में जाना पड़ेगा। सेव में जाने के बाद फिर आपको उसको जहाँ पर भी सेव करना है वहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे फाइल में गए, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट किया, फिर PDF फाइल बनाया, तो आप फिर उसको PDF बनाएंगे, ओके करेंगे, जहाँ पर भी आपको सेव करना है उसको सेव करेंगे तो वो डेस्कटॉप पर आपका सेव हो जाएगा। तो अगर आप उसका PDF भी बनाना चाहें फाइल का तो वह PDF भी इसका बना सकते हैं। तो फिर आप इसको अपना मेल में भी डाल सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी प्रिंट आउट चाहिए, किसी भी कारण से कुछ गलती हुआ है, जनरली हमें मधुबन में प्रिंट आउट मिल जाते हैं, बट किसी भी कारण से अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप इसका PDF बना सकते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट PDF फाइल, देन वो आपका PDF जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्शन बॉक्स। कलेक्शन बॉक्स में आपको प्रिंट आउट लेना है। कलेक्शन बॉक्स जनरली हम ये जो कलेक्शन बॉक्स स्टेटमेंट है ये हम जब हम बाइंडिंग कराते हैं तभी हमें इसकी ज़रूरत होती है। जनरली ऑडिट के टाइम पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें फर्स्ट इंचार्ज बहन का नाम और जितनी बार भी आपने भंडारी शो की है उसका अमाउंट शो करता है, और फर्स्ट इंचार्ज और सेकंड इंचार्ज जो बहन है और जितनी बार आपने भंडारी शो की है वो हमें शो करेगा। और इसका भी आप सेम वे में PDF भी बना सकते हैं और मतलब प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है डोनेशन स्टेटमेंट। डोनेशन स्टेटमेंट में जिस भी पीरियड का आपको निकालना है उस महीने में आपको उस पीरियड में आपके पास कितने डोनेशन किस व्यक्ति ने, चाहे वो गिफ्ट के रूप में दिए हैं, चाहे वो कैश के रूप में, चाहे बैंक में आपका ट्रांजैक्शन किया है, तो जो भी डोनर्स आपको डोनेशन देते हैं तो वो लिस्ट यहाँ पर शो होती है। तो आप देखेंगे कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर का ही निकाल लें तो इसमें ये शो हो रहा है। इसमें डोनेशन स्टेटमेंट में आपको सिर्फ पर्टिकुलर ये शो हो रहा है कि पूरे साल में आपको किस किस ने डोनेशन दिया है, उसकी पूरी लिस्ट शो हो रही है। बट हमें पर्टिकुलर व्यक्ति का भी डोनेशन लेटर पर साइन कराना होता है, जो फिर हमें उस पर्टिकुलर जिस डेट में उस व्यक्ति ने हमें डोनेशन दिया है उसमें फिर हमें अपलोड भी करना होता है। तो डोनेशन स्टेटमेंट में पूरा आपको साल भर में किसने डोनेशन दिया है वो हमें इसमें शो करता है। तो ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है। तो डोनेशन स्टेटमेंट में हमें ये पूरा शो कर रहा है। तब तक हम ये जानते हैं, जब तक वो खुले, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जब हमें डोनेशन देता है तो उसका हमें प्रिंट आउट कैसे निकालना है। जैसे आप देखेंगे कि 6 जून को किसी व्यक्ति ने हमें चेक दिया था, तो हम जानेंगे कि इसको हमें कैसे प्रिंट लेना है। तो अकाउंट्स में जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का डोनेशन लेटर निकालने के लिए अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में जाने के बाद डोनेशन रजिस्टर, डोनेशन रजिस्टर के बाद उस व्यक्ति का हमें पर्टिकुलर डिटेल शो हो जाएगा। तो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, उस एंट्री पर जिसका हमें प्रिंट आउट लेना है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, या यहाँ पर भी प्रिंट फॉर्म शो हो रहा है, यहाँ पर भी प्रिंट फॉर्म शो हो रहा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है प्रिंट डोनेशन फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट डोनेशन फॉर्म करते हैं
तो उसका हम यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डोनेशन का जितने भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिसने हमें डोनेशन दिया था, हम उसका यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। पर यहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति का साइन नहीं हो सकता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है या मधुबन में हमें जमा करने के लिए होता है, लेकिन पर्टिकुलर के लिए आपको वहीं पर ही साइन कराने होंगे। ये अभी खुल नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये खुल जाए तो जैसे यहाँ पर ये सब डोनेशन लेटर डोनेशंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट डोनेशन करते हैं, हाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये खुल गया है। तो ये प्रिंट डोनेशन जो है, आपको ये यहाँ पर 2 साइन लेने होते हैं जनरली, एक यहाँ पर साइन और एक यहाँ पर नीचे शो होता है साइन। तो दोनों जगह अगर वो रिसिप्ट मांगते हैं आप उसको दे भी सकते हो, जनरली बीकेएस में ऐसा नहीं होता है। तो एक मधुबन में हमें जमा करनी होती है और एक हम अपने पास कॉपी रख सकते हैं, अगर उनको भी चाहिए तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम डोनेशन रजिस्टर में निकाल सकते हैं। और जहाँ पर हमने कलेक्शन बॉक्स का प्रिंट आउट निकाला था, वहाँ पर जो भंडारी हम हर महीने पर में दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमें हर महीने भंडारी का, जहाँ पर दोनों बहनों के साइन होते हैं, तो आपको उनके प्रिंट आउट भी निकालने होते हैं। तो मान लीजिए हमें फाइनेंशियल ईयर का निकालना है भंडारी दोनों बहनों के साइन के लिए, तो आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे और यहाँ पर आप कलेक्शन बॉक्स, यहाँ पर कलेक्शन बॉक्स नीचे होगा, ये कलेक्शन बॉक्स आया, तो इसमें आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का ये कलेक्शन बॉक्स शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। जनरली जो भी ऑप्शंस है हम राइट क्लिक करते हैं वहाँ पर हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट वॉचर करेंगे। जैसे आप प्रिंट वॉचर करेंगे तो उस भंडारी में फर्स्ट बहन कौन है और सेकंड बहन कौन है वो हमें शो होता है। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट इंचार्ज है एक पर्टिकुलर डेट का, तो आप उसमें फर्स्ट बहन के और सेकंड बहन के साइन करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक पेज पर आप 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक हो गया और उसको उल्टा कर देंगे तो उस पर आप दूसरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ये भंडारी हमें शो करनी होती है। ये हमारे जो वॉचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, वो हमें उसमें लगाने होते हैं। तो ये हम वहाँ पर इनको प्रिंट आउट निकालेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रिंट वॉचर करेंगे, तो उससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो डोनेशन स्टेटमेंट में पूरे साल में हमें कितना डोनेशन किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, चाहे वो कैश के रूप में, चाहे बैंक ऑनलाइन के थ्रू में, चाहे गिफ्ट के रूप में हमें शो किया है, वो हमें निकाल सकते हैं। परंतु जिन्होंने गिफ्ट कोई पर्टिकुलर चीज दी है, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जा करके गिफ्ट लेटर है, यहाँ पर गिफ्ट लेटर इंग्लिश में, गिफ्ट लेटर हिंदी में, यहाँ से हम ब्लैंक में उसको निकालेंगे, उसको फिल करेंगे और उस व्यक्ति को हम साइन करा सकते हैं। या आप देखेंगे कि इसके अंदर भी वर्ड में इसको खुलता है जनरली, तो अगर आप इसमें भी भरना चाहें तो आप इसको भर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरा फॉर्म इसमें दिख रहा है, तो आप नेम, एड्रेस है या इसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आप इसमें भर सकते हैं। तो गिफ्ट के लिए आपको भरना पड़ेगा पूरा डिटेल, लेकिन डोनेशन में ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है। आपको प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है मूवेबल एसेट। ये जितना भी मूवेबल एसेट है या गोल्ड सिल्वर है या एफडीज है, ये जनरली हम जब हमारे को बाइंडिंग करनी होती है पर्टिकुलर बुक की, वो हम तभी निकालते हैं। और ये मूवेबल एसेट जितना भी आपके सेंटर पर मूवेबल एसेट्स हैं वो हमें शो करता है। आप इस मूवेबल एसेट में देखेंगे कि आपके सेंटर पर फाइनेंशियल ईयर में
कितनी चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एसी है, अलग अलग कंपनीज की एसी हैं, तो आपको ये यहाँ पे शो करेगा कि आपके पास कितनी एसीज है। जैसे यहाँ पर देखें बहुत सारी एसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो कई बार क्या होता है कि सेंटर पर वो चीज चली जाती है और हमारे ध्यान से वो चीज निकल जाती है कि वो सेंटर पर नहीं है, लेकिन वो हमारे अकाउंट्स में शो हो रही होती है कि वो चीज अभी भी आपके सेंटर पर है। तो ये चीज हम इसमें चेक करके कि कौन सी चीज हमारे सेंटर्स में नहीं है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं या सेल ऑफ एसेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें दिखाता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें आपने इस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या ऐड किया और आपने क्या उसमें डिडक्ट किया, और आपका क्लोजिंग क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग क्या है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास लेटेस्ट आपके पास कितनी आइटम्स हैं वो हमें शो करता है। तो ये जनरली हमें बाइंडिंग के टाइम इसको प्रिंट आउट चाहिए होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सेंटर पर कितनी चीज़ें हैं वो हम इस लिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर भी हम फाइनल प्रिंट आउट के टाइम ही निकालते हैं, आपके सेंटर पर कितना गोल्ड है या कितना सिल्वर है, या जो हमारे पास चांदी के भोग के बर्तन होते हैं वो सब डिटेल इसमें शो होता है। तो आपके पास कितने ग्राम का गोल्ड है या कितने ग्राम का सिल्वर है, भोग के बर्तन है, वो सब हमें इसमें शो होता है। जनरली हम भोग के बर्तन होते हैं वो सब हम इसमें शो होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट शो करेगा। नेक्स्ट है हमें प्रिंट आउट लेना होता है एफडी स्टेटमेंट का। आपके पास जितनी भी फाइनेंशियल ईयर में एफडीज क्लोज हुई हैं या न्यू हुई हैं या हमने न्यू बनाई हैं, तो वो सब डिटेल हमें ब्रेकअप जो है वो यहाँ पर शो होता है। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन देता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कितनी एफडीज नई बनी हैं, कितनी रिन्यू हुई हैं या कितनी है जो क्लोज हुई हैं, वो हमें इसमें शो करता है। लास्ट हमारा पॉइंट है टेलीफोन। टेलीफोन स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल ईयर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमें फाइनल ऑडिट में जाना होता है, उस टाइम हमें इसमें जमा करना होता है। टेलीफोन स्टेटमेंट के लिए हमें जनरली अभी हम मधुबन में टेलीफोन बिल्स अभी जमा नहीं करते हैं, बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे इसका स्टेटमेंट हमें निकालना होता है। जैसे जनरली एमटीएनएल के जो बिल होते थे वो हमारे पास जमा होते थे, अभी वो नहीं होते हैं। बट मान लो आपके पास टेलीफोन है और आपको उसका स्टेटमेंट अपने लिए ही निकालना है कि हमने हर महीने पेमेंट किया है या हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से अपना टेलीफोन नंबर चूज करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरा इसका टेलीफोन स्टेटमेंट शो होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पीरियड शो हो रहा है कि आपका हर महीने पेमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इट मीन्स मैंने 12 के 12 महीने कोई सब ये बिल पेमेंट किया है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस महीने का मेरा बिल पेमेंट नहीं हुआ है। अगर वो एक्चुअल में नहीं हुआ है तो वो नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो मेरा बिल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे आप यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लास्ट हमारा है कि नोटबुक का प्रिंट आउट कैसे लेना है। तो नोटबुक का आपको प्रिंट आउट लेने के लिए अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स में जाकर के नोटबुक एंट्री है, यहाँ पर ही डोनेशन रजिस्टर था पर्टिकुलर व्यक्ति के डोनेशन फॉर्म को निकालने के लिए, और अभी है नोटबुक एंट्री। नोटबुक एंट्री मतलब पूरे महीने में आपका खान पान के ऊपर या ट्रैवलिंग के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर या वेजिटेबल्स के ऊपर या पर्टिकुलर जो भी आपके पास बिल्स हैं पेट्रोल के, डीजल के, वो भी आप इसमें एंट्री करते हैं। तो ये आपको हर महीने का निकालना है। अप्रैल में जाएंगे, मई, जून, जुलाई, पूरे 12 महीने के 12 प्रिंट आउट निकालने हैं और इस पर बहन के साइन कराने। तो आप देखेंगे अप्रैल महीने का नोटबुक है, यहाँ पर लिस्ट पर व्यू शो हो रहा है, तो लिस्ट पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे ये प्रिंटेबल फॉर्म में आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंट की ऑप्शन है।
तो प्रिंट में आप जैसे नॉर्मली अभी हम बात कर रहे हैं, प्रिंट में डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं या क्विक प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इसका शो होगा। तो यहाँ पर नीचे लास्ट में आप बहन के जो है वो साइन, यहाँ पर सिग्नेचर आएगा, सेंटर इंचार्ज सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर करा के उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने प्रिंट आउट्स, चाहे वो कैश बुक के हैं, पोता मेल के हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर हमें चेक करना है वो रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। अकाउंट एनालिसिस हमने क्या सही किया है या हमें क्या गलत किया है उसके बारे में, या फ्यूचर में हमें क्या करना है, इसको हम देख सकते हैं। और ऑडिट एक्शन में जो जो हमारे पेंडिंग्स हैं चीज़ें, मधुबन में ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है उसके बारे में बताता है। और स्टेटमेंट में हमें जो भी ऑडिट के टाइम पर हमें प्रिंट आउट चाहिए होते हैं वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आप जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना इसके बारे में पता चलता रहेगा। तो आज आपने बहुत ध्यान से सुना और बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, यही मेरी शुभकामना है। तो आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी